नमस्कार। काव्य प्रयोजन की अगली कड़ी में अब तक हमने आचार्य मम्मट की परिभाषा के आधार पर काव्य के जो 6 प्रयोजन, जो प्रमुख प्रयोजन माने गए हैं, उस पर चर्चा की, उनको समझा। साथ ही साथ में एक समझ के लिए हमने भिखारीदास की परिभाषा, जो उन्होंने अलग अलग कवियों की रचना उद्देश्य को आधार रख करके बताया कि अलग अलग काव्य के प्रयोजन हो सकते हैं। इसी संदर्भ में आप देखिए, काव्य प्रयोजन में एक जो प्रसिद्ध उक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की भी कही गई है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे लिए रघुनाथ जी की जो गाथा या मानस का जो लिखना या विनय पत्रिका का लिखना या मेरी रचना का लिखना अपनी मन की सुख, मन की प्रसन्नता के लिए, मैं किसी धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रयोजन से प्रेरित होकर के नहीं लिख रहा हूं। मेरे मन का आनंद, यानी आनंद की जो प्राप्ति है, मुझे काव्य रचना से मुझे जो आनंद प्राप्त होता है, वही मेरे काव्य का प्रयोजन है। लेकिन यह भी सत्य है कि आनंद की कोई कोटि नहीं होती, आनंद का कोई माप नहीं होता। तो ऐसे में फिर हर कोई यह कह देगा कि मेरे काव्य का प्रयोजन तो आनंद है। और यही कारण है कि आगे चल करके काव्य रचना में प्रेरणा के लिए क्या होना चाहिए, इस संदर्भ में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत प्रसिद्ध उक्ति कही थी कि केवल मनोरंजन ही ने कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। यानी कवि अगर मनोरंजन करने के लिए काव्य रच रहा है तो उसका काव्य सार्थक काव्य नहीं हो सकता। मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के इतर, मनोरंजन के भीतर, मनोरंजन के माध्यम से एक उचित श्रेष्ठ उपदेश भी होना चाहिए। यानी काव्य कुछ ना कुछ नया उपदेश देने वाला, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसा मर्म होना चाहिए जो पाठक को एक सीख दे, पाठक को संस्कारित करे। यह भी काव्य का एक प्रयोजन होना चाहिए। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य प्रयोजन को एक नए तरीके से समझाया। आप स्क्रीन पर देखिए, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यानी जो जगत में मार्मिक है, जो मर्म भेदी है, उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य, प्रकृति और मनुष्य के हृदय का जो सामंजस्य है, वो काम करना ही कवि का एक प्रयोजन होना चाहिए। तो एक तरह से कवि आपके सामने एक आधार लेकर खड़ा होता है। यह काव्य का प्रयोजन है। तो अब हमने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में जो चर्चा की है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से और समझ की दृष्टि से इतना पर्याप्त है। आप इनको अच्छे से समझें और इनको याद करें। जब भी काव्य प्रयोजन पर कोई प्रश्न आता है, कोई बात होती है, तो इसके आधार पर उसको स्पष्ट करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।